में और मैं हूं आपके साथ तनु। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। शराब के खिलाफ एक्शन में है मुजफ्फरपुर पुलिस। एक साथ कई थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब बरामद। शराब मिलने पर एक होटल को किया गया सील। बाढ़ में हुए नुकसान का आकलन करने पहुंची केंद्रीय टीम, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया जायजा। और नवनिर्वाचित मेयर राकेश पिंटू के मेयर बनने के बाद नई कैबिनेट का हुआ गठन, पार्षदों ने ली शपथ। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में मुशहरी और काटी थाना की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। अंतर जिला गिरोह की धन्यवाद समेत 7 को गिरफ्तार भी किया गया। मुशहरी थाना की पुलिस ने रहुआ से बादाम का भूसा लदे वाहन को जांच के लिए रोका। संदेह होने पर इसकी तलाशी ली गई, जिसमें से 99 कार्टून शराब बरामद हुआ। वहीं 2 अन्य वाहन का संदेह के आधार पर पकड़ाया गया है। इसकी तलाशी ली जा रही है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इससे वैशाली गुरौल का भरत कुमार, मुशहरी के हरिकेश और विकास के साथ संजीत शामिल है। सभी को जेल भेजने की कवायद की जा रही है। इधर काटी थाना की पुलिस ने NH 27 स्थित ओम ढाबा पर छापेमारी कर शराब पीने और पिलवाने के धंधा को भंडाफोड़ किया है। 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को जेल भेजने की कवायद की जा रही है। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ढाबा के आड़ में बियर बार चल रहा है। इसके आलोक पर छापेमारी की गई। मौके से शराब के साथ 3 लोगों को पकड़ा गया। संचालक की तलाश चल रही है। ढाबा को सील कर दिया गया है। ये मुशहरी थाना अंतर्गत रहुआ से एक पिकअप में संदिग्ध अवस्था में पिकअप मिली थी। उसको जब उसने उसको चेक किया है तो उसमें शराब मिला है। टोटल 99 कार्टून जो विदेशी शराब है वो जब्त किया गया है। पिकअप को भी जब्त किया गया है और फिलहाल कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। सर क्या कुछ उसका मूल्य आंका जा रहा है सर? कुछ हम लोग उसको काउंटिंग करवा रहे हैं। तो फिलहाल की जो स्थिति वो ये है वो यही है कि 99 कार्टून शराब उसमें मिला है, पिकअप जब्त हुई है। गिरफ्तारी 4 गिरफ्तारी की बिल्कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और कोई संदिग्ध अवस्था में कोई गाड़ी मोटरसाइकिल 4 चक्का भी बरामद हुई है क्या? नहीं। मुजफ्फरपुर के काटी थाना इलाके के बरमतपुर गांव में उधार गुटखा नहीं देने पर जमकर मारपीट की गई। विरोध करने पर बोतल फोड़कर गले में शीशा घोंप दिया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वहीं ग्रामीणों के जुटने पर आरोपी युवक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए आनंद फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। घायल युवक काटी बारमतपुर का अमर मांझी है। मामले में घायल युवक की मां शांति देवी ने बताया कि उनका एक ही बेटा है। वो गांव में छोटी सी दुकान चलाते हैं। बताया कि गांव का एक युवक बराबर गुटखा उधार मांगता है। गुटखा उधार देने से इनकार करने पर आरोपी ने गाली गलौज शुरू कर दिया। बेटे ने जब विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। फिर एक कांच की बोतल फोड़कर बेटे के गले में शीशा घोंप दिया। इस दौरान उसके गले से काफी खून निकलने लगा। ग्रामीणों के जुटने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों के सहयोग से उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैंने पानपुरिया गरीबी के तहत पानपुरिया बेचते रहे। सब दिन उधार है, कौन देते बिना पैसा के हैं? सब दिन खाते रहे पीते रहे, फिर लेवे कर तो न दिली न तो जरूरत घर में ढुक जाते। तो हमें बेटा मना कर बस कुछ उठा के न हमरा कोनो है आगा पीछे है न मर्द न मानुष है। और वो लेके के गोदी में धरे रही और अकेला पलक धक भोंक भाग देल के। हाँ कौन चीज़ भोंक भाग किया है? शीशा से गर्दन पे। हाँ ये सब ना ये सब मतलब जान से मारने का प्रयास किया। कहाँ पर? अपना घर है। कौन है लड़का? कौन है जो मारा पीटा है? ना ये कौन लड़का है? ये लड़का हमारा बेटा है। और जो मारा है वो दोसर आदमी गांव में के कथी नाम है? रामदयाल माझी।
घटना यही हुआ कि ये खा पी कर सोए हुआ था। अगला आदमी इसको गया और शीशा सब फोड़ के लगा मारने। यही बात है। कारण तो पता नहीं हमको, लेकिन वो आया रात के ये सब खा के सोए हुआ था और गया और उसको लगा मार, चाकू को शीशा उसा फोड़ के। कौन मारा है? रामदयाल मांझी। कहाँ पे कुंडी से भूख पहुँच गया? शीशा से भोंक दिया शायद। कहाँ पे भूखा हुआ? इसके घर पे ही भोंक दिया। कहाँ पे? यहाँ गाला पे। वहाँ से और कान भी कटा गया और यहाँ भी फट गया हुआ है। कौन किया है ये? रामदयाल मांझी किया हुआ है। ये गाँव का है? हाँ गांव का। रिश्तेदार लगता है? नहीं गांव का है। जैसे मान लीजिए अगल बगल में जो भी भाई हुए है यही सब गांव का भाई ये हुआ। रवन टाइप का है? हाँ दारू पीटा है? हाँ। क्या? और इलेक्शन भी जो भी हुआ सब लोग उसी को पकड़ता है। इलेक्शन हो चाहे उसको बड़ा गांव के माना गया हुआ है। उससे कोई भी अगर आदमी समझिए कि डरिए के रहता है। खिला पिला के किसी को पिटवा दिया? हाँ, जिसको चाहेगा उसको पीट देता है, जिसको चाहेगा उसके घर में घुस क्या जाता है। करता है वो? बस काम तो कुछ नहीं करता है, बस इधर उधर काम करते रहता है। इधर मान लीजिए हम लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि क्या करता है। और हम लोग तो मजदूर आदमी, हम लोग काम करते हैं, सुबह उठते हैं। ये क्या करता है? ये तो राजमिस्त्री के वही काम उम करता है। हम लोगों की मजदूरी माटी काटना हुआ, राजमिस्त्री में काम करना हुआ। बुधवार को नवनिर्वाचित मेयर राकेश कुमार पिंटू के कैबिनेट के सदस्यों को पटना से आए नगर विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव राहुल वर्मन के द्वारा शपथ दिलाए गए। नवगठित सशक्त स्थायी समिति ने वार्ड नंबर 2 की पार्षद गायत्री चौधरी, वार्ड नंबर 10 के पार्षद अभिमन्यु चौहान, वार्ड नंबर 23 के पार्षद राकेश कुमार सन्ना और पप्पू, वार्ड नंबर 24 के पार्षद शोभा देवी, वार्ड नंबर 28 के पार्षद राजीव कुमार पिंकू, वार्ड नंबर 23 के पार्षद रेशमी आरा और वार्ड नंबर 42 की पार्षद अर्चना पंडित को राहुल वर्मन के द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वार्ड 24 की पार्षद अर्चना पंडित एकमात्र ऐसी पार्षद रही जो इस टर्म में तीसरी बार फिर से सशक्त स्थायी समिति में शामिल रही है। राकेश पिंटू ने बताया कि 7 पार्षदों का सशक्त स्थायी समिति की नई कमेटी में शामिल किया गया था, जिनकी आज शपथ ग्रहण कराई गई है। नई टीम अब मुजफ्फरपुर के विकास में नई इबारत लिखेगी। आज नगर निगम में सशक्त स्थायी समिति की ओथ दिलाया गया है। सभी को शपथ ग्रहण किए हैं और हम सभी माननीय जो हमारे मंत्रीगण हैं स्थायी समिति के, उनसे एक वचन लिए हैं कि 5 महीने में हमको 4 साल का काम करना है। जो काम 4 साल में नहीं हुआ है वो 5 महीने में हमको करके दिखाना है। और पहले युद्ध स्तर पर हम लोग को सफाई का कार्य करना है। चूँकि अपना शहर इस वर्ष जल जमाव के कारण काफ़ी झेला है, आने वाले वर्ष में जल जमाव नहीं हो, इसके लिए हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे कि हमारे शहरवासी जलमग्न में नहीं रहें। और जहाँ जहाँ नाला जाम है वो सबको युद्ध स्तर पर सफाई करने की ज़रूरत है। वही हम बोले हैं कि नहीं होता तो युद्ध स्तर पर इसको कार्य को किया जाए। और चूँकि अभी ठंड उतनी गिरी नहीं है तो इस समय सफाई का मेन मौका है कि इस समय सफाई किया जा सकता है बहुत अच्छी तरीके से। तो इसी कोशिश में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने केंद्रीय टीम के सदस्य बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में एक बैठक की गई, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा बाढ़ से हुई क्षति के आकलन को पीपीटी के माध्यम से बताया गया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बाढ़ 2021 को लेकर की गई प्रशासनिक तैयारियों के साथ राहत एवं बचाव कार्य से सदस्यों को अवगत कराया। वहीं जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों सड़क, कृषि, मत्स्य, शिक्षा, विद्युत इत्यादि क्षेत्रों में बाढ़ से हुई क्षति की विस्तृत जानकारी मुहैया कराई गई। बैठक के बाद केंद्रीय टीम के सदस्यों ने कुढ़नी प्रखंड के हरिशंकर छाजन पंचायत का भ्रमण करते हुए बाढ़ से क्षति का जायजा भी लिया। बैठक में आपदा प्रबंधन द्वारा बताया गया कि जिले में बाढ़ 2021 में कुल 162 पंचायत प्रभावित हुए, जिसमें सभी 39 पूर्ण रूप से तथा 123 आंशिक रूप से प्रभावित पंचायत की संख्या रही, जबकि 1,31,363 परिवार प्रभावित हुए हैं। प्रखंडवार प्रभावित पंचायतों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। देखिए, अभी केंद्रीय दल यहाँ आया है बिहार में। जब इस वर्ष जो है बाढ़ की स्थिति हुई है उसका आकलन करने के लिए केंद्रीय दल इस समय भ्रमण पे है। तो हम लोग आज
पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में और फिर अभी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। यहाँ हम अपना आकलन कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल से अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बैठक हुई है और अभी हम लोग थोड़ा फील्ड विजिट पे जा रहे हैं जहाँ एक्चुअल लॉस हुआ है, जहाँ नुकसान हुआ है, फसल क्षति हुई है या रोड की या और भी कोई क्षति है, तो वहाँ जाके देखेंगे, हम अपना आकलन करेंगे और जो भी पाया जाएगा हम अपनी भारत सरकार को यथाशीघ्र रिपोर्ट हम लोग सबमिट करेंगे। कल पटना में सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। एक टीम और भी हमारी समस्तीपुर और दरभंगा गई है, तो सब लोग वहाँ कल इकट्ठा होंगे। हम अपना आकलन कर रहे हैं, हमें सभी सहयोग मिल रहा है और सब जिला के सभी पदाधिकारी लोग हमको सहयोग कर रहे हैं। जो भी सूचनाएं हैं सब लोग दे रहे हैं। अपना एक आकलन करके हम भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जो भी रिपोर्ट जितनी भी क्षति हुई है जिन जिन क्षेत्रों में, किसी के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, जल संसाधन, सिंचाई या और भी जो आपदा में जो भी जितने क्षेत्र हैं सभी के बारे में गहन चर्चा हुई है, जानकारी मांगी गई है, जवाब मांगे गए हैं। तो सब राज्य सरकार की तरफ से सब चीज़ दिया गया है और अभी हम लोग जमीनी आकलन करने के लिए थोड़ा फील्ड में जा रहे हैं, गांव में जाएंगे जहां क्षति हुई है, जहां रोड की हुई है, वहां देखेंगे, वहां अपना आकलन करेंगे और उनसे फीडबैक भी लेंगे। तो सब एक समेकित देखते हुए फिर अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, भारत सरकार को प्रस्तुत करेंगे। रबी फसल की बुआई का समय आ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान जी तोड़ मेहनत करके सही समय पे अपने खेतों में रबी फसल की बुआई में लगे हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को खाद, बीज एवं कीटनाशक की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मोतीपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के सैकड़ों किसानों को अनुज्ञापतधारी दुकानदारों के पास खाद बीज नहीं मिलने के कारण समस्या हो रही है। इन क्षेत्रों में खाद की बेहद कमी है। विक्रेता सभी किसानों को आवश्यकता अनुरूप खाद, बीज एवं कीटनाशक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। डीएपी उर्वरक को लेकर किसानों के बीच मची हाहाकार के बीच विस्कोमान भवन पर सरकार के द्वारा किसान को पुलिस की मौजूदगी में खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। बुधवार को डीएपी खाद प्रखंड विकास पदाधिकारी विस्कोमान भवन पर डीएपी बंटवारा का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां किसानों ने उनसे जल्द डीएपी उपलब्ध कराने की मांग की। पूरे मामले को लेकर प्रशांत कुमार ने लोगों से धैर्य से काम करने की अपील करते हुए कहा कि लाइन में लग रहे हर किसी को खाद उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं किसानों ने बताया कि हम लोग 2 दिन से उर्वरक के लिए आते हैं और बिना उर्वरक के घर लौट जाते हैं। लाइन लगने वालों में महिला और पुरुषों की काफी भीड़ देखी जा रही है। हम लोग लाइन लगे थे 11 बजे, शाम हो गया, नहीं मिला, फिर झंझट हो गया, लौट के चले गए, नहीं मिला। आज 10 बजे से लाइन में, 5 बजे वाला को अभी मिला 2 बजे। हम लोग 10 बजे लगे हैं, फिर आशा कर रहे हैं कि ये बार भी नहीं मिलेगा। हम लोग किसान है, हम 14 बीघा खेत जोतते हैं, एक कनवा हमको अभी तक डाई उपलब्ध नहीं है। हम क्या करेंगे? हम भूखे मरेंगे कि नहीं मरेंगे? हम भूखे मरेंगे। जो ऊपर बैठा हुआ है सब लोग भूखे मरेगा कि नहीं मरेगा? जब किसान तो भाई गेहूँ छीर देगा तो अपना पेट भर लेगा, लेकिन जो टाउन बाजार में रहने वाले लोग को कहाँ से अनाज मिलेगा, से खाएगा भैया? इस पर बिहार सरकार को सोचना चाहिए। क्या नाम हुआ? सब काम से पहले आपको खाद बिया का उपलब्ध कराना चाहिए, तब न किसान हल जोतता। हर जोत दिए हुए है, इतना बड़ा बड़ा मोथा, इतना बड़ा बड़ा बथुआ जम गया खेत में, अभी तक हमारे पास खाद का उपलब्ध नहीं हुआ, इसलिए हम लोग बिया नहीं डाल रहे हैं। क्या करें? अनाज जब लेट से बड़ा करेंगे तो हम लोग को लगान वापस नहीं होगा। ये सरकार में स्थिति इतना खराब है, हद हिसाब नहीं है। सुबह से लाइन में लग के 7 बजे वापस चले गए। अच्छा, आज सुबह से ही लगे हुए लाइन में, अभी कोई सुविधा नहीं है। 5 गो औरत नहीं मिला है सुबह से, इतना देर। खाना वाना खाई है कि नहीं? खाना सुबह आ गया तो कहाँ से खाना वाना खाएंगे? कितना गेहूँ बोती हैं? 2 बीघा। अभी एको कट्ठा बोई है कि नहीं? एको कट्ठा नहीं। कितना रुपए में डीएपी मिल रहा है यहाँ पे? 12। चूँकि हम लोग को जिला से निर्देश है कि जहाँ जहाँ पर भी खाद का वितरण हो रहा है, थोड़ा वहाँ जाके देखना है कि लोगों की भीड़ ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बीच में गैप हो गया था लोगों को, और सीजन है एग्रीकल्चर का, तो हम लोग इसीलिए घूम रहे हैं कि लोगों को कोई समस्या नहीं हो, ससमय उन लोगों को मिल जाए और पर्याप्त मात्रा में। प्रखंड में कितने जगह वितरण केंद्र खोला गया है? अभी देखिए बिस्कुमान के बारे में हमको जानकारी है कि यहाँ पर वितरण हो रहा है और यहीं पर मैंने निरीक्षण के लिए आया हूँ, है ना। और हम लोगों का बस लक्ष्य यही है कि किसानों को ससमय सही मूल्य पर पर्याप्त मात्रा। सर, महसूस कर रहे हैं आपके प्रखंड में 1-2 और केंद्र होना चाहिए, एक केंद्र से काम नहीं चल पा रहा है। पीओ साहब से बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर। सर, आप यहाँ पर आए
स्थल पर आए और आपने देखा तो आपको लगा कि नहीं कि एक और 2 केंद्र और होना चाहिए कि इतना ही होना चाहिए? और यहाँ पर क्योंकि थोड़ा जगह की भी कमी हो जा रही है, लाइन लगने में लोगों को समस्या हो जा रही है, लेकिन खैर ये आज से कल में ये वितरण हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। और जो खीर जो आपको अभी दिख रही है, ये कल आने वाला जो समय होगा किसानों को डीएपी पूर्ण मात्रा में मिलेगा कि किल्लत रहेगा? एकदम पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा विलम्ब हो गया जिसके कारण ये समस्या आई है, और पर्याप्त मात्रा में किसी को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की तरफ से पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध है। मीनापुर प्रखंड के कोयली पंचायत की पीडीएस दुकानदार सुनीता देवी के द्वारा राशन वितरण की अनियमितता का आरोप लगाते हुए मुन्ना कुमार झा बुधवार को समाहरणालय में आमरण अनशन पर बैठ गए। उनके समर्थन में मीनापुर की कोयली पंचायत के कई लोग धरने पर बैठे और उनका साथ दिया। मुन्ना कुमार झा बताया कि उनकी कोयली पंचायत में सुनीता देवी की जन वितरण प्रणाली की दुकान है, जहां से राशन वितरण में भारी अनियमितता एवं खाद्यान्न वितरण नहीं किया जा रहा है। इसकी सूचना उन्होंने सभी अधिकारियों को पूर्व में ही दी थी, पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। आज से वह आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं। का कारण है कि सुनीता देवी दिल्ली का मनमानी चल रहा है। अंत्योदय वाले को उनको पीएचएस राशन दिया जा रहा है, रेट 13 के बदले 16-18 लिया जा रहा है, वजन भी कम दिया जा रहा है, और कंप्लेन करने के बाद भी कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो रही है। कहाँ कंप्लेन की? जिला पूर्ति पदाधिकारी को 7/9/2021 को हमने आवेदन दिया था, जिसमें 8 अंत्योदय कार्ड पकड़ाया था। जनसंख्या करके एसडीओ साहब यहाँ भेज दिया गया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर ही जांच के लिए हम लोग डीएम साहब को आवेदन दिए, और जांच होने के बाद अभी तक कुछ नहीं किया गया उन पर। क्या लग रहा है? और एसडीओ साहब छोड़ देंगे, पैसा लेके, पिछला बार पैसा लेके छोड़ दिए, इस बार भी वही करेंगे, इसलिए हम लोग अनशन पे बैठ गए हुए हैं। वार्ड नंबर 41 की कंचन देवी की हार्ट अटैक से मौत के बाद उनके पति अजय कुमार सदमे में थे कि अब कैसे उनका दाह संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि अजय कुमार की पत्नी कंचन देवी काफ़ी दिनों से बीमार थी और उनकी बीमारी के इलाज में अजय कुमार की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। अजय कुमार के सामने उनके दाह संस्कार की समस्या उठ खड़ी हुई। तब वार्ड 41 की पार्षद सीमा झा एक मददगार के तौर पर सामने आई और उन्होंने अजय कुमार की आर्थिक मदद की। वहीं वार्ड 20 की पार्षद संजय कुमार केजरीवाल ने मुक्ति रथ भेजकर अपनी ओर से इस परिवार की मदद की। पार्षदों की मदद के बाद अजय कुमार ने पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा, वर्तमान पार्षद सीमा झा और संजय केजरीवाल का आभार प्रकट किया। यह मेरा अतिथि का श्राद्ध कर्म के तरफ से 3000 रुपये मिला, और हम चाहते हैं कि मुक्ति धाम से भी कुछ को मदद मिले। मृत्यु कैसे हुई आपकी पत्नी की? उम्र पत्नी की मृत्यु कैसे? मृत्यु इनको सांस के प्रॉब्लम से और रात में अटैक आने के कारण। मैंने पहले सामान्य परिवार में थे, और इनकी पत्नी की जो है स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाने के कारण काफ़ी जगह दिखलाए हैं। लखनऊ तक के भी गए, अपना शहर से दिखाते हुए लखनऊ तक के गए, थोड़ा सही हुआ। इसके बाद पैसा भी काफ़ी खर्च किए हैं। अब इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है ताकि अपने पत्नी को दाह संस्कार करने के लिए हम अभी सहयोग राशि में 3000 रुपया दिए हैं अजय जी को, और यही निगम से प्रार्थना है कि नगर आयुक्त इन व्यक्ति को इस बुरा वक्त में सहयोग करे, जो भी उनसे बन पाए। यही मीडिया वाले सबसे भैया लोग से निवेदन है कि जो भी राशि इनका हो सके या मुक्ति धाम में सहयोग मिले वो करे, वो निगम परिवार से। धन्यवाद। वार्ड सरकारी स्तर पर लाभ क्यों नहीं मिल पाया? इनका था कि जो स्वास्थ्य कार्ड नहीं बना था, अभी हम फिलहाल में इनको बनवाने के लिए कॉल भी किए तो ये लोग लखनऊ में थे, पत्नी के लेकर भर्ती थे। तो वहाँ से जब आए हैं तो श्रम कार्ड बनवाए हैं, श्रम कार्ड तो मिल गया, और आयुष्मान वाला कार्ड इनको नहीं प्राप्त हुई है, कारण कि परमिट नहीं लगता है तब तक इनका कार्ड नहीं बन पाता है। बुधवार को समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर लालू विचार मंच की महानगर इकाई के द्वारा रविंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में 9 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरने पर बैठे लालू विचार मंच के सदस्यों ने बताया कि बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद हो एवं बेला छपरा गांव के चंद्रेश्वर राम को दिनांक 18 नवंबर को बेला थाना द्वारा तारी पीने वाले व्यक्ति को पकड़ के पीटा गया। उसी क्रम में मेडिकल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसकी सीआईडी जाँच कराया जाए। मृतक के परिवार को 20 लाख रुपये का मुआवजा एवं सरकारी नौकरी दी जाए। फुटपाथ दुकानदारों को दुकान हटाने से पहले अस्थायी रूप से दुकान देने की व्यवस्था की जाए। इन सब बातों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया है। आज महानगर लालू विचार मंच के द्वारा रविंद्र जी की अध्यक्षता में
ये धरना दी जा रही है, जो 9 सूत्री मांगों के लिए धरना दी रही है। आपको पता होगा कि विगत 18 नवंबर को बेला थाना द्वारा चंदेश्वर राम को पकड़ के ताड़ी पीने के जुर्म में पकड़ कर ले गया गया और उसको जेल भेज दिया गया। जेल से उसको मेडिकल भेज दिया गया, चूँकि बेला थाना में इतना पिटाई उसको हुआ तो जेल द्वारा उसको मेडिकल भेज दिया गया। मेडिकल में सही ढंग से इलाज नहीं हुआ और वो 2 दिन के बाद दम तोड़ दिया मेडिकल में। उसके बाद यहाँ पर आया, आज तक उसको सरकारी कोई मुआवजा, उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। बेला थाना प्रभारी मस्त होकर घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन दारू के नाम पर जो ताड़ी पीने वाला, नीरा पीने वाला लोग को पकड़ कर कोरम पूरा करता है और बड़े लोग दारू के जो माफिया हैं उनको दारू छोड़कर और पकड़ कर 2-4 बोतल पकड़ के वो कोरम पूरा करके कहते हैं कि चूहा भी पी गया, वो दारू नष्ट नहीं की जाती है, उसको भी थाना ही द्वारा, हर थाना द्वारा आपको बेच दिया जाता है। सट्टा, थाना के गलियारे में सट्टा चलती है। हफीम पी कर लड़का लोग खत्म हो रहा है, लेकिन सरकार की आंखें नहीं जा रही है और नीतीश कुमार बड़े जोर से कहते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं और न कहीं फंसाते हैं। भाई दुकानदार, इसको देखिए फुटपाथ को, वो लोग के दुकानदार को जब आप दुकान नहीं दे रहे हैं, कहीं पर व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो फिर उजाड़ने का आपको क्या राइट होता है? और यदि उजाड़ रहे हो तो उसको बसाना होगा, और नहीं तो लालू विचार मंच कील ठोकने का मुख्यमंत्री जी काम करेगा। जनप्रतिनिधियों द्वारा कराए गए नल जल योजना की गहन जांच हो और बचे कार्य यथाशीघ्र पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने, जारंग चौक हाईवे से भसुरा तक जाने वाले मार्ग का अविलंब मरम्मत कराने, खादों की किल्लत तत्काल प्रभाव में खत्म हो और खादों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को गायघाट सामाजिक मंच के द्वारा गायघाट प्रखंड मुख्यालय पर 1 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल किया गया। मौके पर मंच के अध्यक्ष सुबोध सिंह, विभूति कुमार, मनोज कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। और जारंग चौक से हाईवे से लेकर भुसरा तक जाने वाली जो रूट है उसमें बहुत सारा ठोकर है, उसको हम लोग चाह रहे हैं कि क्लियर हो ताकि आवागमन को दिक्कत नहीं हो, इस ख्याल से। और दुबौली घाट पर पुल का बनाने का कार्य के लेकर हम लोग इसको भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इसी तरह का बहुत सारा मांग है जो लेकर हम लोग बैठे हैं। अगर इस पे बीडीओ साहब के बात पे कुछ आगे बढ़ती नहीं तो और हम लोग बड़ा भूख हड़ताल करेंगे। हमारा संगठन बहुत टाइट है इस पर और हम लोग सुबह जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और इस तरह का जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा और समाज के लिए हम लोग हमेशा आगे जाएंगे। और सामाजिक मंच जो कि सामाजिक मुद्दों को और स्थानीय मुद्दों को उठाती रहती है, वो आज यहाँ पे 1 दिवस का सांकेतिक भूख हड़ताल में बैठी हुई है। 7 सूत्रीय मांग है हम लोग का, जिसमें पहला है कि जो नल जल में जो काम बाकी रह गया है अभी तक या जो पहले के जनप्रतिनिधि नहीं करा पाए हैं उनको पूर्ण करवाना और निष्पक्ष और भ्रष्टाचार रहित काम करवाना। दूसरा है कि दहिला पट शर्मा नाम करके जो पंचायत है, एक्चुअल में दहिला जो है वो बाघा खाल का एक गांव है और इसका कोई औचित्य ही नहीं होता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसका भुसरा पट शर्मा नाम हो जाए पंचायत का नाम बदलने का मुद्दा है। तीसरा हम लोगों का कि भुसरा से बबूरबन्नी के बीच में जो सड़क है उस सड़क में औचित्यहीन और बिना मतलब का जहां मर्जी वहां पर जो है बम्प बना दिया है, ठोकर बना दिया है जी हाँ, जिससे कि वो यातायात को सुगमता पूर्वक आदमी पूरा नहीं कर पाता है। बुधवार को जिला पटेल सेवा संघ के द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पानी टंकी चौक स्थित वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर संघ द्वारा शांति पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संघ के सदस्यों द्वारा उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर हवन यज्ञ भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजसेवी, बुद्धिजीवी और राजनेताओं ने हिस्सा लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा पर चर्चा की। इस मौके पर भाजपा नेता राकेश पटेल ने बताया कि पटेल सेवा संघ सरदार पटेल के बताए मार्ग पर चलने का कृत संकल्प है। आज पटेल सेवा संघ के तत्वाधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष जी का 71वीं पुण्यतिथि हम लोग पटेल सेवा संघ के द्वारा आयोजित कर रहे हैं। इस पुण्यतिथि में हमारे सेवा संघ के जो भी सदस्य हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो भी लोग अपना आदर्श मान रहे हैं उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पानी टंकी स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं
और उनके लिए हम लोग एक शांति पाठ का भी आयोजन किया है। यहाँ हवन यज्ञ का भी कार्यक्रम चल रहा है जो लगातार 2 बजे तक चलेगा और शाम में दीपोत्सव का भी कार्यक्रम है जिसमें शहर से सभी समाज सेवी, बुद्धिजीवी वर्ग, राजनीतिक दलों के लोग भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। बुधवार को जिला पटेल सेवा संघ की ओर से पानी टंकी चौक स्थित पटेल पार्क में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आत्मकथ प्रतिमा पर उनकी 71वीं पुण्यतिथि के अवसर पर समाज सेवी संजीव शर्मा सहित पटेल सेवा संघ के सभी सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा के बाद संजीव शर्मा ने कहा कि वह राज्य सरकार से मांग करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह का आयोजन किया जाए। आज सरदार पटेल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पानी टंकी चौक पर यहाँ पर सभा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर एक अद्भुत कार्यक्रम हवन का भी आयोजन किया गया है। माल्यार्पण पूजा के साथ में हवन भी किया गया है और इसके लिए सभी सदस्यों को, इस संस्था के सभी सदस्यों का तहे दिलों से आभार करता हूँ। पटेल सेवा संघ के सभी सदस्यों का आभार, विनोद भैया का आभार, अवधेश भैया का, मोहन भैया का, राकेश भैया का, सब लोगों का आभार है। इतना अच्छा कार्यक्रम बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 71वीं पुण्यतिथि है। इसी के साथ मैं सबों से आग्रह यही करूंगा कि इस कार्यक्रम को हर वर्ष बनाया जाए। बुधवार को महान देशभक्त भारत के प्रथम गृह मंत्री, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि पर बिहार विचार मंच, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट एवं नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर नागरिक मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, मुख्य अध्यक्ष महान शिक्षाविद डॉक्टर तारन राय, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जिलाध्यक्ष मोनालिसा मुन्नी चौधरी सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। कम करवा दीजिए आवाज। आज महान देशभक्त लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। सरदार पटेल दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई। आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में राष्ट्र मना रहा है, लेकिन पूर्व की सरकारों ने सरदार पटेल की घोर उपेक्षा की। आज हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव में सरदार पटेल को जो सम्मान दिया, वह पहले कभी सरदार पटेल को सम्मान नहीं मिला। दुनिया में एक अनोखा प्रतिमा गुजरात में नरेंद्र मोदी भाई ने लगाया है, जो एक इतिहास रचा है मोदी ने, उसका तुलना भारत का कोई राजनेता नहीं कर सकता। बुधवार को आमगोला स्थित कवि संजय पंकज के आवास पर बॉस एंटरटेनमेंट के द्वारा बिजिका भाषा में बनने वाली दुनिया की पहली फिल्म झिझिया की पूरी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बिहार में पहली बार बिहार गुरु संजय तिरंगा के द्वारा बिजिकांचल की भाषा में फिल्म झिझिया का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें बिहार के प्रमुख पर्व छठ के साथ ही बिहार की संस्कृति के विषय में बिजिका भाषा में लोग जान पाएंगे। अपनी भाषा, अपनी माटी की भाषा को जब आप कहीं सुनते हैं तो अच्छा लगता है। और बजिका पर किसी ने फिल्म नहीं बनाया है और काफ़ी दिनों से विचार आ रहा था, तय हुआ कि अपनी भाषा पर ही एक फिल्म बनाई जाए और उसके माध्यम से अपनी संस्कृति को जागृत किया जाए। जैसे एक बात कहें कि बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी, तो जैसे बजिका जिन क्षेत्रों में बोली जाती है बस वहीं की होकर रह जाएगी झिझिया? नहीं, वो वहीं के होकर नहीं रह जाएगी। इस फिल्म को इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि जिसमें आधुनिकता भी दर्शाई जाएगी और फिल्म पूरे देश में देखी जाएगी और फिल्म का एक अपना अलग सिस्टम होगा। देखिए, बात भोजपुरी की नहीं है, बात बजिका की नहीं है, बात है एक समाज की। समाज एक्चुअली हम जो बजगांचल क्षेत्र है तो भोजपुरी तो अदर, अब दूसरी बात उठा दी है, भोजपुरी नहीं है, बजिका है। तो बजगांचल बजिका भाषा की पहली फिल्म होगी, तो पहली फिल्म एक इतिहास रचती है। जो हम देंगे वही दर्शक देखेंगे, जो हमारे लोग देखेंगे।
बजिका भाषा इतनी पुरानी है, बट पटना से उधर लोग जानते नहीं कि बजिका कोई बोली भी है, बजिका कोई भाषा भी है। तो पहली फिल्म होगी, पूरा ऐतिहासिक होगी। यहाँ का जो फोक सॉन्ग है, जैसे कजरी हो गई, झिझिया हो गया, सामा चकुआ हो गया, छठ के कुछ ऐसे पर्व हो गए, तो सब इस पिक्चर में सब जो भी यहाँ का जो हम लोग का जो कल्चर है सब उसमें समाहित होगा। झिझिया के माध्यम से यह जब फिल्म बनेगी, इस फिल्म में एक प्रेम गाथा भी है, लोक परंपरा भी है, और इस वैशाली जनपद के जो लोक पर्व हैं जिसमें छठ का भी फिल्मांकन किया जाएगा, जिसमें सामा चकेबा की भी प्रस्तुति रहेगी, जट जटिन की भी प्रस्तुति रहेगी, पराती को भी प्रस्तुत किया जाएगा। हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध की कर्मभूमि, भगवान महावीर की जन्मभूमि और कला संस्कृति की बड़ी संचेतना आम्रपाली का कार्यक्षेत्र भी यही था। जो इस जनपद को व्यापक आधार मिले, जान तो रहे हैं सब लोग, लेकिन बज्जिका में अब तक ठोस पहल फिल्म के माध्यम से नहीं की गई है। हम जानते हैं कि फिल्म कितना सशक्त माध्यम है। यह फिल्म जब बनेगी तो इस माध्यम से केवल हमारी परंपरा से ही संसार परिचित नहीं होगा, बल्कि इस भाषा के स्वाद से भी परिचित होंगे, और इस भाषा की जो मिठास है, भाषा की जो आत्मीयता है, भाषा का जो रस है, और उस रस में जितना लोकतंत्र बसा हुआ है, हम चाहते हैं कि संपूर्ण संसार तक इस भाषा की खुशबू, भाषा का स्वाद जाए। इसमें 9 से 11 तक गीत रहेंगे। इस फिल्म के निर्माण का बीड़ा उठाया है बिहार गुरु और मिशन भारती के संस्थापक अध्यक्ष ऑक्सीजन बाबा और अविनाश तिरंगा जी ने। देखिए, जहाँ तक मेरा प्रश्न है कि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी भाषा का संस्कृति उसकी जड़ें हैं, और जब बज्जिका की बात करते हैं तो झिझिया ऑटोमेटिक हमारे सामने आती है। और संस्कृति, झिझिया की संस्कृति जो है वह एक ऐसी संस्कृति है जिसको लेकर हम पूरे विश्व तक जा सकते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ ऑक्सीजन बाबा को कि इन्होंने कोरोना काल में ऑक्सीजन तो दिया है, परंतु बज्जिका भाषा के लिए भी एक ऑक्सीजन बनकर आए हैं। और यह प्राण तत्व जो भरने में जो काम किया है सोनू पांडे ने, और हमारे बीच जो हमारे देश के स्तर पर बड़े साहित्यकार हैं संजय पंकज जी ने, तो संजय पंकज जी ने यह और अविनाश तिरंगा जी ने जो काम किया है, तो किसी भी भाषा को पूरे विश्व के स्तर पर लाने का एक प्रयास है। और इसमें जहाँ तक अश्लीलता की बात है, मैं मानता हूँ कि अश्लीलता हिंदी में भी है, भोजपुरी में भी है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम बज्जिका इससे वंचित रहे। अश्लीलता की परिभाषा अनेक ढंगों से की जा सकती है। सबसे पहले ये सोचना होगा कि फिल्में जो बनती हैं 2 तरह की बनती हैं, एक कमर्शियल होती हैं और एक आर्ट फिल्में होती हैं, कला फिल्में। तो इन दोनों के बीच में काम करना है कि नहीं, हम पूरे अश्लील भी नहीं कर सकते हैं इसको, अश्लीलता मुक्त, अश्लीलता से कोसों दूर, क्योंकि इसमें साहित्यकार, कला और संस्कृति कर्मी लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ा ध्यान देने की बात है। हम जानते हैं कि इस अश्लीलता को हम दूर नहीं कर सकते हैं, मगर मैं एक छोटी चिड़िया की तरह तो प्रयास कर सकता हूँ जो जंगल में आग लगने के बाद अपने चोंच से पानी डाल रही थी। लोग हंस रहे थे, उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरे इस छोटे प्रयास से आग नहीं बुझेगी, परंतु जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा उसमें कहीं न कहीं बचाने वाले में मेरा नाम लिखा जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार।